ट्विटर पर 7 मुद्दे उठाए थे। तो आज जब वे मुजफ्फरपुर की रैली को संबोधित कर रहे थे तो मैंने जो ट्वीट किया इसका तो उन्होंने उल्लेख जरूर किया, लेकिन जो हमने मुद्दे उठाए थे उसका उन्होंने कोई जिक्र नहीं किया है। इसलिए उन्होंने जो बातें कही है उसके ऊपर हम कुछ कहना चाहते हैं। सबसे पहले तो जो आज सुबह सरकारी कार्यक्रम वेटनरी कॉलेज के कैंपस में हुआ उसमें भी मैंने कुछ सुझाव दिए थे और बिहार के हित में कुछ बातें हमने रखी थी। उसका भी कोई जिसको कहते हैं उन चीजों पर भी उन्होंने कोई बात कही नहीं। जैसे गैस पाइपलाइन के बारे में हमने बताया कि ये अक्टूबर 2013 में ही गेल के साथ बिहार सरकार का समझौता हुआ और फेज 1 और फेज 2 दोनों को मिला दिया जाए तो जितने इलाकों में ये गैस पाइपलाइन के द्वारा गैस की सप्लाई संभव है उससे पूरे बिहार के 63% इलाके वंचित रह जाते हैं। तो मैंने कहा था कि इस पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। तो इस पर तो कोई रिस्पांस आया ही नहीं। यानी जो पहले के एग्रीमेंट के मुताबिक जो योजना है उस पर काम शुरू होने वाला है उसी का आज शिलान्यास था। अगर उसके आगे भी बताते कि 2013 में जो लिया गया निर्णय है उससे आगे बढ़कर कुछ करते तो बड़ी खुशी होती। मैंने यही बात कही थी। तो इस पर भी उन्होंने कुछ नहीं किया। फिर रेलवे लाइन जिसके बारे में हमने उसकी पूरी कहानी बना दी कि वो बता दी कि मेरे द्वारा ही स्वीकृत किया गया था। वो योजना ऐसी थी कि उसके लिए कैबिनेट में भी जाने की जरूरत नहीं थी। वो मेरे स्तर पर ही रेल मंत्री रहते हुए उसकी मंजूरी हुई थी। और यह रेलवे लाइन सिर्फ दनियामा से बिहार शरीफ के बीच में नहीं है। बिहार शरीफ के आगे बरबीघा होते हुए वह शेखपुरा तक उसको जाना है और दनियामा के पहले उसे दानापुर के बगल में नेवरा तक आना। और ऐसा होने से किऊल और दानापुर के बीच में वह 3rd लाइन की तरह काम करेगा और किऊल और दानापुर के बीच की दूरी भी घटती। तो मैंने कहा था कि बाकी हिस्सों में भी काम होना चाहिए। ये हिस्सा तो ऐसा था कि बहुत पहले अधिकांश इसके काम हो चुके थे, लेकिन बाकी के हिस्सों में अब जैसे दनियामा नेवरा के बीच में पैसे का कोई अलॉटमेंट नहीं किया गया। बिहार शरीफ से बरबीघा में भी कोई खास अलॉटमेंट नहीं। रेल विकास निगम को काम दिया गया तो उनको अगर पैसा दिया जाएगा तभी तो वो बना पाएगा। तो मैंने ये प्रश्न उठाया, इसके बारे में भी उन्होंने वो एक जो मैंने इस बात का जिक्र किया तो उसी को पकड़कर पीछे की सरकार पर कुछ टिप्पणी उन्होंने की। वह एक अलग प्रश्न है, वो तो बोलने का एक कोई अंदाज है, तरीका है, मुझे उस बहस में नहीं जाना है। यानी रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में भी जो हमने सुझाव दिया उस पर कोई ठोस प्रतिक्रिया नहीं हुई। अब इसके बाद जो बिजली के संबंध में दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का उन्होंने आज जो शिलान्यास किया पूरे देश के लिए, हमने यह भी बता दिया कि बिहार में पहले से ही यह काम चल रहा है। उसके अलावे ट्रांसमिशन, सब ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन की स्थिति को सुधारने के लिए और बहुत काम हुआ है। और दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना का भी हम लोग लाभ उठाएंगे और इसलिए राज्य को जो 40% देना है, पहले जो इस प्रकार की योजना थी उसमें राज्य को मात्र 10% देना था। अब राज्य की हिस्सेदारी बढ़ गई है 40%। तो 40% का अंशदान हम लोग दे रहे हैं।
इसका भी हमने जिक्र किया, लेकिन साथ साथ हमने एक बात कही और उन्होंने मुजफ्फरपुर की रैली में बिजली पर बहुत भाषण दिया। हालांकि जब वो बोल रहे थे तो कोई रिस्पांस उनको नहीं मिल रहा था, क्योंकि लोग महसूस कर रहे हैं कि बिजली की स्थिति में सुधार आया। उस पर हम आएंगे। वाजपेयी जी के नेतृत्व में सरकार बनी थी तो बिहार के जो मंत्री थे उनका विभाग आप लोग भूले नहीं ना जी। जॉर्ज फर्नांडिस साहब थे, वो रक्षा मंत्री थे। श्री यशवंत सिन्हा जी थे, वो वित्त मंत्री थे। इस नाचीज को भी भूले नहीं होंगे आप लोग। 1998 में उनके मंत्रिमंडल में मंत्री थे, रेल मंत्री थे। और श्री बाबूलाल मरांडी जी थे, वो फॉरेस्ट एंड इन्वायरमेंट के राज्य मंत्री। उस समय बिहार का बंटवारा नहीं हुआ था। इस बिहार के 4 मंत्री थे, वित्त मंत्री यहीं से, रक्षा मंत्री यहीं से, रेल मंत्री यहीं से। तो आप आजकल कह रहे हैं कि बिहार को बड़ा दे दिया। भाई क्या बिहार को दे दिया? अगर दे दिया तो ये लोग आकर के बयान देने के सिवा तो और कुछ करते नहीं है। आपने दे दिया बिहार के मंत्रियों को बड़ी जिम्मेवारी, और वो बिहार में आते हैं तो और कुछ नहीं देते हैं, बयान जरूर देते हैं। आप देख लीजिए, रोज आकर के बयान देते हैं, लेकिन बिहार के हित के लिए कोई काम तो करते नहीं। अब उन्होंने एक बात और कही है कि मेरे ऊपर आरोप लगाते हुए कहा सीनियर लोगों का, और जॉर्ज साहब का उल्लेख किया। भला बताइए, जॉर्ज साहब अस्वस्थ हैं, ये दुनिया से छिपी हुई बात है। जो हालत अटल जी की है वैसी ही हालत है जॉर्ज साहब की। और जॉर्ज साहब अभी तो 2009 में पार्टी से विद्रोह करके भी वो लोकसभा का चुनाव लड़ गए, लेकिन फिर हम लोगों ने आदर पूर्वक उनको बुला करके और हम लोगों ने राज्यसभा में भेजा था। जॉर्ज साहब की चिंता आप लोगों को हो गई है। जॉर्ज साहब अस्वस्थ हैं, तो हम अटल जी के बारे में तो नहीं कहेंगे, वो भी अस्वस्थ हैं। आडवाणी जी या जोशी जी तो पूरे तौर पर स्वस्थ है। यशवंत सिन्हा तो पूरे तौर पर स्वस्थ है। और श्री यशवंत सिन्हा जी ने भी क्या कहा था कि हम लोग 75 पार कर गए हैं, अब ब्रेन डेड हो गए हैं। तो क्या हालत है? आडवाणी जी को कहां रखे हुए हैं? जोशी जी का क्या हाल किए हुए हैं? भाजपा के 3 धरोहर, अटल, आडवाणी, मुरली मनोहर, ये नारा था इनका। क्या किए हुए हैं आडवाणी जी के साथ, क्या किए हुए हैं जोशी जी के साथ? और जॉर्ज साहब की बात करते हैं, जसवंत सिंह को भूल गए, जो इस देश के विदेश मंत्री रहे, रक्षा मंत्री रहे, वित्त मंत्री रहे। उन जसवंत सिंह जी का क्या किया हाल? टिकट भी नहीं दिए थे उनको, और उनकी क्या स्थिति है? तो हमसे जॉर्ज साहब के बारे में पूछते हैं तो हम इन लोगों से जरा जसवंत सिंह जी का हाल जानना चाहते हैं। और इनसे हाल जानना चाहते हैं आडवाणी जी का, मुरली मनोहर जोशी जी का और यशवंत सिन्हा जी का। उनका हाल जरा बताइए। यहां के बिहार सीपी ठाकुर जी भी हैं। इतने बड़े नेता कहां मीटिंग वूटिंग में तो बुला लेते हैं, बाकी कुछ तो उनको देना नहीं है। क्या हालत है चंद्रमोहन राय जी का, जिनका नाम लीजिए, हुकुमदेव नारायण यादव को कहां बैठाए हुए हैं? सारे नेता का हमसे हिसाब पूछ रहे, जरा हिसाब पूछ रहे थे, जरा इसका भी जवाब दीजिए। जसवंत सिंह जी के बारे में बताइए, आडवाणी जी के बारे में बताइए, मुरली मनोहर जोशी जी के बारे में बताइए, यशवंत सिन्हा जी के बारे में बताइए। जरा इन लोगों की जो हालत आप लोगों ने कर रखी है वो तो बताइए। तो बड़ी चिंता इन लोगों को होते रहती है। अपने यहां वरीय नेताओं को और हम पर आरोप लगाते हैं। अरे आडवाणी जी नहीं होते तो आज जो शासन में लोग हैं वो किस जगह पर होते? आडवाणी जी ही तो वो नेता हैं
जिन्होंने प्रतिष्ठित किया और आज उनकी इज्जत नहीं है और दूसरे पर सवाल उठा रहे हैं। तो ये सारी बातें, ये सब लोग आज आए, यहां पर बोल के गए और कोई ठोस बात नहीं, किसी चीज की घोषणा नहीं, लेकिन वही घूम फिर के आप बताइए प्रधानमंत्री जी को ये सब शोभा देता है? हर बारी जो कास्ट इन्वोक करके चले जाते हैं लोग, जदवंशी और क्या क्या कह देते हैं। पहले राम जी को मानते थे, भगवान राम को ही लोग अपने पार्टी का सक्रिय सदस्य बना लिए थे। अब आजकल ही भगवान कृष्ण को सक्रिय सदस्य बना रहे, और तो कोई काम बचा नहीं है। बिहार की जनता परिवर्तन चाहती है। किस बात के लिए परिवर्तन चाहेगी बिहार की जनता? बिहार में जो इतना काम हुआ है इसको समाप्त कर देने के लिए। सड़कों का जाल बिछा, पुलों का निर्माण हुआ, बिजली की स्थिति सुधरी है, स्कूल, अस्पताल, कानून का राज कायम हुआ है। तो आज जो कुछ भी, आज बिजली के बारे में भूटान का जिक्र कर रहे थे, इसलिए तो हमने कहा कि भाई जरा सा हमारा बरौनी पर भी तो ध्यान दीजिए। भूटान से पन बिजली आवेगा। भूटान सरकार के निमंत्रण पर जब मुख्यमंत्री के रूप में हम वहां गए थे पिछली सरकार के समय ही, तो उसी समय भूटान की बिजली का उपयोग हम करें, इन सब चीजों पर चर्चा करके आए। भारत सरकार को भी हमने कहा, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बिहार की इनको कोई चिंता नहीं है, विकास की इनको कोई चिंता नहीं है। इनको चिंता है सिर्फ कुर्सी की। लोगों ने भरोसा दिया, विश्वास दिया, ताकत दी, कुछ नहीं मिला 14 महीने में, तब फिर दोहरा करके चुनाव के टाइम में इनको ये सारी चीजें याद आ रही हैं। और अभी तक तो इसलिए हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई आप सेवा का मौका खोज रहे हैं, जनता ने मौका दे दिया, तब पीएम रहते हुए सीएम के एडिशनल चार्ज में भी रहना है क्या? ये संभव है? तो किसी को तो सामने लाइए, कोई है नहीं। और जो पूछ रहे थे लोगों से तो रिस्पांस बड़ा उस ढंग का नहीं था चारों तरफ। हमको लगता है कि पता नहीं क्यों, और बहुत सारी पुरानी बातें, ऐसी वैसी बातें मैं पहले भी बता चुका हूं। बिहार विधानसभा में बोलते हुए हमने कहा, ये जो यहां भोज कैंसिल हुआ था, हम कितना भेद खोले। ये भोज कैंसिल होने में तो ये बीजेपी के ही लोग थे, और ये बात बोलते रहते हैं, दूसरों पर आक्षेप आरोप लगाना, झूठ को प्रचारित करना। इन बातों की चर्चा तो 2014 में कर ही चुके हैं। कौन सी ऐसी नई बात है जिसकी चर्चा आप लोगों ने नहीं की? तो आज घनघोर निराशा हुई है बिहार के लोगों को। भाजपा के लोगों ने वातावरण बनाया था, एक हाइप क्रिएट किया था कि आएंगे, चांद सितारे लाएंगे, हम मिला कुछ नहीं। तो सब लोग आज निराश हैं, और भारतीय जनता पार्टी के लोग इरादों को भी समझते हैं। और जब भाई 2014 के चुनाव में जो आप बोले उस पर तो अमल किए ही नहीं, और चुनाव के बाद उसको जुमला कह दिया आपके पार्टी के अध्यक्ष ने। तो आज जो कुछ भी बोल रहे हैं उस पर कौन यकीन करेगा, कौन भरोसा करेगा? और यहां उनके विरोध में जो हम सब लोग इकट्ठा होकर खड़े हैं, उनके बीच में वो कोई अगर कंफ्यूजन पैदा करने की कोशिश करना चाहते होंगे, इसमें उनको कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। और पूरी मुस्तैदी के साथ बिहार की जनता, जो अब तक धोखा हुआ, कहां मिला रोजगार लोगों को? आज रोजगार की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं मिला रोजगार? तो इन सब चीजों का लोकसभा के चुनाव में कहा, उन्होंने उल्लेख किया।
और फिर आकर के वही सब बात बोल रहे हैं। तो 14-15 महीने का जो ट्रैक रिकॉर्ड है लोगों ने देख लिया है, इसलिए अब किसी पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है। ये आईसीआर की मीटिंग में बुला लिए थे, हम भी इस देश के कृषि मंत्री रहे हैं और आईसीआर के अध्यक्ष भी रहे हैं, हमने तो पूरा शिष्टाचार निभाया है, रिसीव भी किया, मीटिंग में रहे, जो बात हुआ बहुत ही विनम्रता के साथ हमने रखा। आईसीआर में हम बैठक में शामिल रहे, बोलने का अवसर तो उन लोगों ने मुझको नहीं दिया। अगर बोलने का अवसर देते तो हम भी आईसीआर के अध्यक्ष रहे हैं और बहुत काम एग्रीकल्चर मिनिस्टर रहते हुए जिसकी शुरुआत की गई थी, तो खैर उसके बारे में मुझे नहीं कहना है, उसके अलावे कभी कहेंगे। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बनाने का फैसला तो 2008-9 से चला रहा, और चूंकि केंद्र की तरफ से कहा गया कि एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, राजेंद्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी के रूप में लेंगे, इसी को देखते हुए हम लोगों ने कानून भी बनाया और एक नए यूनिवर्सिटी की अपने बिहार में स्थापना भी की। हम लोग तो सब काम कर दिए। 5 एग्रीकल्चर कॉलेज, 4 एग्रीकल्चर कॉलेज, डुमरांव में वीर कुंवर सिंह कृषि महाविद्यालय, नूरसराय में उद्यान महाविद्यालय, सहरसा में कृषि महाविद्यालय, पूर्णिया में कृषि महाविद्यालय, किशनगंज में कृषि महाविद्यालय, हम लोग तो 5-5 खोल दिए। और जो पहले से आजकल नया नया आईसीआर का रीजनल कॉम्प्लेक्स पटना में बना हुआ है, ये कह रहे थे कि फिशरी के लिए एक अलग से मुजफ्फरपुर में खोलेंगे, हम लोग पूरा मदद करेंगे। लेकिन मैं उनको याद करा देना चाहता हूं कि आईसीआर का जो रीजनल कॉम्प्लेक्स है उसका मैंडेट, प्रमुख मैंडेट फिशरी है।